वो सवाल कि जिसका जवाब पूरा मुल्क ढूंढ रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन पाकिस्तान में फिर महंगा आखिर क्यों है। ये आलमी मार्केट का सस्ता होना आखिर हम तक कब तक पहुंच जाएगा। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं है बल्कि सोने के बाज़ार में भी आप यूँ कह लीजिए कि एक बड़ा ज़लज़ला आया है। शदीद गिरावट के बाद सोने के नर्ख 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं और इसके डेफिनेटली असरात क्या होंगे। क्या ये राइट टाइम है बाइंग का या इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूर बैठ के देखना चाहिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर हम पहले तेल की बात करें तो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमत इस वक्त कम होकर $78 फ़ी बैरल पर इस वक्त आ चुकी है और हुकूमत दावा करती है कि हमारी कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आवाम को समझ ये नहीं आ रही कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद उन पर आखिर पेट्रोल पम्प क्यों गिराया जा रहा है, और वो भी अब रोज़ाना की बुनियाद पर। पेट्रोल की कीमत में ₹4.45 का इजाफा क्यों हुआ है। इजाफे के बाद अब कीमत ₹333 हो गई है। दुनिया में ख़ाम तेल की डेफिनेटली कई मंडियां हैं। ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास है, अरब लाइट है और वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पाकिस्तान की मकामी कीमतें सिंगापुर रिफाइंड मार्केट से बराह रास्त मुंसलिक हैं। सवाल ये कि जब वहाँ कमी है तो यहाँ इजाफा क्यों है। 18 जुलाई को जब से डेली या पेट्रोलियम कीमतों का नया तरीक़ाकार आप कह लीजिए कि नाफिज हुआ है, इन 20 दिनों में 6 बार कीमत में इजाफा हुआ। सिर्फ 3 बार कीमत कम की गई जबकि 11 बार कीमत बरकरार रखी गई। कमी बेशी की अगर हम बात करें कि कब बढ़ी, कितनी बढ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमी ₹4.08 की हुई और इजाफा ₹6.39 का किया गया। तल्ख हकीकत तो ये है कि अब ये गरीब का एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। हुकूमत शायद चाहती भी यही थी क्योंकि पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने का खदशा होता था, रात 12 बजे से पहले पंपों पर लंबी कतारें लग जाती थी। हफ्ते में एक बार ये सिलसिला होता था। वैसे आपको शायद याद हो ना याद हो, महीने में एक बार होता था, फिर 15 दिन पे आया, फिर हफ्ते पे आया, अब रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा है। डी रेगुलेट तो इसको कर दिया गया है, लेकिन जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ने का असर आता है उसी तेज़ी से क्या कीमतें गिरने का असर भी आएगा। मूविंग एवरेज जो है वो क्या आवाम को फ़ायदा देगी या नहीं देगी। और इसको न्यू नॉर्मल हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपको रोज़ाना पेट्रोल की फ़िक्र नहीं रही। आपने जिस दिन पेट्रोल भरवाना है, जो डेली भरवा रहा है उसको तो रोज़ाना ये झटका लग रहा है, लेकिन लेट्स से आपने पीर के रोज़ पेट्रोल भरवाया था, आपने फ्राइडे के रेट पर भरवाया और अगर उसके बाद उसमें ₹4, ₹5, ₹6 इजाफा हुआ और आपको दोबारा बुध या जुमेरात को भरवाना पड़ा, तो जब आप पेट्रोल पंप जा रहे हैं तब आपको जाकर जब आपने टैंक फुल करवा लिया है, जो भी आपने पेट्रोल डलवाया और आपने नज़र डाली कि कितने लीटर आया, तो आप बोलते हैं अच्छा अब मैंने पिछली बार इतने में इतना डलवाया, इस बार इतने में इतना आया, तो आप बोलते हैं ठीक है बढ़ गए, अच्छा बढ़ गए, कितने बढ़ गए जी, इतने बढ़ गए, और आप फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि तेल डलना है, गाड़ी चलनी है, लोगों ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है, काम पर जाना है, दफातर आना है, और उसके अलावा भी आप कह लीजिए कि सप्लाई चेन ने चलना है। तो ये न्यू नॉर्मल सेट है और हुकूमत ने जो तनकीद का रास्ता था, डायरेक्ट तनकीद का रास्ता, उससे रोक दिया, बल्कि तोड़ भी। इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करें, उनसे हम पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये मूविंग एवरेज जिस तरह हमें बताई गई थी, समझाई गई थी, उसी तरह काम कर रही है या इसके बीच में हुकूमत अपनी जो मैनेजमेंट है बुनियादी तौर पर लेवी की उसको साथ साथ लेकर चल रही है और काम वही हो रहा है, बस नए फार्मूले नए तरीके से अब हर रोज़ हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। इस वक्त एग्जैक्टली लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ में मामलात बेहतर हो रहे हैं, जंग जो है आप कह लीजिए कि एक और पॉज की तरफ जा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ कीमत बढ़ रही है। हमें यह बताया गया था कि मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली कीमतों का तयन होगा। क्या हम इस फार्मूला पर सही से अमल कर रहे हैं या हम जब कंपैरिजन में जाते हैं तो हम ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास को देख रहे होते हैं और हम अपनी जो एक्चुअल मार्केट है वहाँ से रेट्स लेके उसको कंपेयर नहीं कर रहे होते। हमसे गलती कहाँ हो रही है? एक तो बात यह है कि ये जो डेली प्राइस अब हम निकाल रहे हैं ये भी उसी तरह है जैसे हम पहली वीकली प्राइस निकाल रहे थे। मूविंग एवरेज हम 7 दिन की लेते हैं और वो 7 दिन बाद हम दे देते थे, अब वो हम पिछले 7 दिन की कंटिन्यूसली एवरी डे तब्दील कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये डीरेगुलेशन नहीं है, ये एक स्टेप ज़रूर है कि हम उस तरह मूव करें जिसमें हमें इवेंचुअली डीरेगुलेशन की तरफ जाना है। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी जुजियात में जब तक नहीं जाएंगे, व्हाट डज दैट मीन कि जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर सकें अपने आप को प्राइसिंग पे, वो खुद मंगवाएं, यानी कि दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट कंडीशंस इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ price which is set by the regulator on a 7-day moving average. That is where you actually want to go. Today you are still at an administered price by the regulator. तो पहले तो ये समझ लेते हैं।
अगर ये कंपटीशन नहीं आएगा एक दूसरे में, तो ओवर टाइम रिटेलर्स जो हैं, जो कि कंपेटिटिव होगा, वो कीमत नीचे ला नहीं सकेगा बिकॉज आप कीमत दे रहे हैं. सो बेटर वैल्यू, ग्रेटर कन्वीनियंस एंड मोर चॉइसेस, दिस इज व्हाट यू वांट टू क्रिएट. सो ये ट्रांजिशन आप जरूर कह सकते हैं, बट द रियल एम इज डीरेगुलेशन. उसमें कीमत किस चीज की लेनी चाहिए? अभी हम कीमत लेते हैं प्लैट्स सिंगापुर की. ये फिजिकल प्राइस है जो हम लेते हैं, उससे हम 7 डे की मूविंग एवरेज लेके, जब हम मंगवाने की, बेचने की, compete करने की, जिसे कहते हैं ना, एक दे देंगे इजाजत अपने डीरेगुलेट करके इस मार्केट को, तो तब आप इस मसले से निकल जाएंगे. हम इस मसले से इसलिए नहीं निकल पा रहे कि आज भी हम स्टेट की रेगुलेटेड प्राइस पे और कंपनीज को हम वो फ्रीडम नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए. अभी हम क्यों नहीं दे पा रहे? बिकॉज पाकिस्तान का जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म है, जिसका मार्केट आर्किटेक्चर बनना चाहिए एक कंपिटिटिव मार्केट से, वो हम किसी चीज में भी नहीं बना पा रहे. दैट्स आवर थॉट प्रोसेस. इसका क्या मतलब है? कंपेटिटिव मार्केट ये होगी कि आपका ओपन एक्सेस हो ऑफ इंपोर्ट, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइसिंग खुद ओएमसीज करें अगर दे आर बेटर इन डूइंग दिस. अच्छा, जो इस वक्त हम करें ना, प्राइस इक्वलाइजेशन, फ्रेट इक्वलाइजेशन, इससे भी निकल जाना चाहिए. जो हर एक का फ्रेट मार्जिन है उससे भी निकल जाना चाहिए. रीजनल कॉस्ट टू सर्व डिस्टॉर्शंस जो क्रिएट हो रही हैं, इनको भी फेज आउट करना पड़ेगा. कराची और पेशावर की कीमत में एक फर्क आएगा. सो ये जिसे कहते हैं ना, हमें एक रूल बेस्ड ट्रांजिशन करनी है जो हम कर नहीं पा रहे. अब रेगुलेटर खुद एक, जैसे कहें, पाकिस्तान एक नेसेंट वीक रेगुलेटरी निज़ाम में है, जो कि एक रेगुलेटरी बेस्ड जिसे निज़ाम है ऑफ ए कंपेटिटिव मार्केट, वो क्रिएट नहीं कर पा रहा. ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रूटीन पब्लिकेशन ऑफ मार्केट डेटा नहीं कर पा रहे. जिसका आपने सवाल पूछा कि क्या हमें प्राइस जो बाहर से आ रही है उसको हमें इसी तरह रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ये तो आप तभी बता पाएंगे जब इतनी, जिसे कहते हैं, क्लैरिटी होगी. अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, एक्सपैंडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान थ्रू प्रिडिक्टेबल प्रोड्यूसर प्राइसिंग, सेटलमेंट ऑफ E&P रिसीवेबल्स. आपको पता है 1700 अरब का, 1800 अरब का हम कहते हैं गैस का एक सर्कुलर डेट है, इतना ही तकरीबन जिसे कहते हैं पावर सेक्टर का है. तो जब ये नहीं E&P के जो जिसे कहते हैं रिसीवेबल्स वो सेट असाइड होते, तो आप एक सर्कल में फंसे रह जाते हैं. यानी इसको बुनियादी तौर पे, इसको अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें डॉक्टर साहब, जाहिर है क्योंकि ताकि हर एक को समझ आए, जो हमें लैंग्वेज समझ आती है, उसमें ये कि इस पे जो डिक्टेटरशिप है या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसको ख़त्म करते हुए हमें यहाँ पे हकीकी मानों में जमहूरियत को लाना होगा, ताकि ये मार्केट एक कंपेटिटिव मार्केट में आए. लोग अपना सामान मंगवाने में आज़ाद हों, उसको बेचने में वो आज़ाद हों, ना कि उनके ऊपर एक कैप लगा हुआ हो कि ये कीमत है, अब बेचते रहो जितना बेच लेते हो. ये इसका सादा तर्जुमा. ये मार्जिन है हर एक का, ये इक्वलाइजेशन फ्रेट का है. इन सब चीजों से निकलना है हमने. और इसे कहते हैं कि जिसमें आप कहते हैं ना कि आपने अपना इतना अरसा तो लगा दिया अपनी, जिसे कहते हैं यूरो 5 पे आप नहीं गए, रिफाइनरीज को अपग्रेड नहीं किया. सो देयर आर वेरी डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज, क्योंकि मार्केट नहीं थी और लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये हम किस तरह कर सकते हैं. सालों, मतलब 2023 से 26 तक, तो अभी ये देख लीजिए कि यूरो 5 पे मूव करने की जो हमारी रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन है, जिसको कहते हैं कि डीप कन्वर्जन, ये सारी करती हैं, जिसको स्किमिंग कहते हैं. ये कभी डीप कन्वर्जन इसीलिए ना ईरान का और ना ही रशिया का तेल इस्तेमाल कर पाए. अब आप आ जाइए कि ये एक एनर्जी साथ सिक्योरिटी और ट्रांजिशन वो क्या है कि जिसको आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ योर होम, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल्स पे जाना. दिस इज योर ओवरऑल आर्किटेक्चर. अभी आपने एक, जिसे कहते हैं ना, कन्फाइन किया हुआ है कि खुद ही PSO इज द मेन ऑपरेटर, जो इंपोर्टर है, आप उसमें से नहीं निकलते. एडमिनिस्टर्ड एलोकेटेड गैस का स्ट्रक्चर है, आप मंगवा दें, जिसने LNG मंगवानी है बेच ले आकर पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जो इससे इंपॉर्टेंट बात है वो शायद अभी हमने नहीं की, वो है कि पेट्रोलियम लेवी, इंपोर्ट लेवी, कार्बन लेवी, और जिसे हमें मतलब क्या क्या चीज़ें इसको हम मतलब देखें, ये वो चीज़ें जो मेरे ख्याल में वेरी करनी चाहिए थी. IMF से ये डिस्कशन होनी चाहिए थी कि अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो पेट्रोलियम लेवी को या नीचे लाइए ताकि ऑफसेट कर सके वो कीमतों का बढ़ना. आपने
₹80 की लेकिन पेट्रोलियम उसमें लेवी बुनियादी रखी तौर हुई पे है। ₹80, मैं अक्सर खुर्रम शहजाद साहब से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमने ₹80 से इसको पेट्रोलियम लेवी को कम रखा हुआ है, कैप हमारा 80 है, हम 80 नहीं ले रहे, लेकिन बाद में जब डेफिनेटली आप उसमें टैक्सेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो कभी 106 पे होता है, 8 पे होता है, कभी 12 पे होता है, कभी 16 पे होता है, लेकिन आप ये 108, 112, ₹116 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और इन जंगी हालात में हमने उसको कहीं पर लॉक नहीं किया, कहीं पर उसमें आप ये कह लीजिए कि कोई रास्ता, कोई आसानी पैदा नहीं की जो कि की जा सकती थी। दूसरा मेरा सवाल इसी लेवी से मुताल्लिका कि जो हम मूविंग एवरेज पे लेके इसको चल रहे हैं, आप समझते हैं कि यहाँ ये फार्मूला जिस तरह से अप्लाई हो रहा है वो दुरुस्त है, या यहाँ भी हुकूमत वही कर रही है, मैनेजमेंट जो वो करती आती है, यानी कीमत कम होती है तो वहाँ अपने लेवी का मार्जिन बढ़ा के उसको लेकर चल रही होती है? पहले तो इस लेवी को आसानी से समझ लें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अगर सरकार में ना हो ना तो जवाब सही कभी भी नहीं आएगा। ये 18% GST होना चाहिए पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। ये अक्रॉस द बोर्ड अगर 18% GST है, मैं थोड़ी देर के लिए वो भी मान, इसका ये मतलब है कि अगर 210 220 रुपए की कीमत हो तो आप 0.18 को मल्टीप्लाई कर ले 215 से, तो ये 38 या 40 या 45 रुपए कह लें आपको लेना चाहिए GST में। मैं एग्री करता हूं इसे। ये चूंकि प्रोविंसेस से शेयर होता था, हम चले गए लेवी में। अगर आज लेवी 38% है और पूरा मुल्क 18% GST दे रहा है, आप कोई मेन बड़ा आइटम खरीदते हैं, गाड़ी खरीद, कुछ एक्सपेंसिव आइटम खरीदते हैं, आप 18% दे रहे हैं। मैं एक मोटर बाइक वाला हूं एंड आई एम अ पुअर गाय, मैं 38% दे रहा हूं पेट्रोल पे। ये आई डोंट गेट द लॉजिक। सो यू हैव टू गो बैक टू द IMF, यू हैव टू हैव अ डिस्कशन। पाकिस्तान में कार्बन लेवी को भी सोचना पड़ेगा। एक मुल्क जिसका कार्बन फुटप्रिंट ही इतना कम है, और ये डीपर थॉट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि IMF के लोन के पीछे ना भागिए, ऐसे अपनी होमवर्क कीजिए। आपने ₹5 की कार्बन लेवी, ₹2.5 थी, ₹5 कर दी। अब इसको सोचिए, इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक ये था कि यू वांटेड टू गेट एन RSS फैसिलिटी फ्रॉम द IMF। क्या हमें वाकई ये फैसिलिटी की जरूरत थी? जबकि डीपर थॉट ये है कि पाकिस्तान का तो कार्बन फुटप्रिंट ही बड़ा कम है, रिन्यूएबल्स में भी हम 53% पे खड़े हुए हैं। दीज आर द डीपर थॉट्स, और ये क्यों नहीं आती? सवाल आपका ये होना चाहिए कि अगर मैं इतनी डीपर थॉट्स आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान का देखिए ना जो पेरिनियल मसला है वो बहुत सा आप कर लें, वो तो आर्किटेक्चर ऑफ जो इस वक्त मार्केट आर्किटेक्चर है पूरे एनर्जी सेक्टर का, उसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग मसला है। पर जुजियात में जाएं तो ये तो एक इकोनॉमिक गवर्नेंस या एनर्जी गवर्नेंस का मसला है ना, वो क्यों खड़ा होता है? वीक रेगुलेटर, अनइंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री, और मेरे ख्याल में वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की बुनियाद, जैसे आपने कार्बन लेवी की बात की, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन हमने क्योंकि IMF से वो एक फैसिलिटी अवेल करनी थी तो हमने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया कि अच्छा हम ये लगा रहे हैं, और उधर से हमने वो, तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ने भी हमारा काम जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब करके रखा हुआ है कि अभी गुजार लो, कल की फिर कल ही देखी जाएगी। खैर, इट वॉज नाइस हैविंग यू डॉक्टर साहब, थैंक बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।